भूटान, द लास्ट हिमालयन किंगडम। आखिरी एपिसोड में हम चलेंगे भूटान की मोस्ट हैपनिंग और कैपिटल सिटी थिम्पू में। नेशनल एनिमल से लेकर थिम्पू की परफेक्ट टाउन प्लानिंग तक और आर्चरी से लेकर शहर की सरप्राइजिंग नाइट लाइफ तक हमने जाने भूटान के कई पहलू। लेकिन एक सवाल का जवाब अब भी बाकी है, आखिर क्यों और कैसे है भूटान दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में से एक। फाइनली जानेंगे लव लेटर टू भूटान के इस आखिरी एपिसोड थिम्पू में। तो भूटान में आज है हमारा 6th डे और अभी हम लोग हैं कैपिटल सिटी थिम्पू में। एक चीज़ जो मैं बहुत ईगरली शेयर करना चाहता हूँ वो ये कि मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी शहर के लोगों का टेम्परामेंट जानना हो ना, तो वहाँ पे जो बेसिक जनरल ड्राइविंग सेंस होती है, लोग कैसे ड्राइव करते हैं वो देख लो, और उसी से पता चलता है कि भूटान मतलब पूरा देश ही, यहाँ पे लोग ना केवल बाहर से शांत हैं बल्कि अंदर से बहुत पीसफुल है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मेरे यहाँ 6 दिन हो गए हैं, मैंने गिनती की अभी तक 6 हॉर्न भी नहीं सुने हैं यहाँ पे। और इसी से पता चलता है कि पूरे कंट्री का, किसी भी शहर का जो बेसिक जो साउंड डेसिबल लेवल है वो कितना कम है। मैं सही में मैं फैसिनेटेड हूँ। और कोई एक टेक अवे इस पूरे ट्रिप से अगर मैं लेना चाहूँगा तो वो यही होगा चीज़ कि जो गाड़ियों का यहाँ पे साउंड लेवल ही नहीं है, हॉर्न बजाता ही नहीं है कोई, इसलिए छोटी से छोटी दूर किसी गली कूचे में छोटी से छोटी भी आवाज़ आ रही होगी ना, वो आ जाती है यहाँ पे। तो ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी है। ओरोविला रिजॉर्ट के पास बने शिवा टेम्पल को घूमने के बाद हम चल दिए थिम्पू की मोस्ट फेमस जगह बुद्धा स्टैचू की तरफ। भूटान का ये बुद्धा स्टैचू दुनिया के सबसे बड़े बुद्धा स्टैचूज में से एक है, जिसका निर्माण 2006 में शुरू होकर 2015 में खत्म हुआ था। स्टैचू के अंदर जाने पे आप देखेंगे 8 इंच के 1 लाख और 12 इंच के 25,000 ब्रोंज बुद्धा स्टैचू। बुद्धा स्टैचू से ताकिन प्रिजर्व जाने के बीच में पड़ा मेमोरियल स्तूपा। आमतौर पर यह स्तूपा रिलीजियस प्रैक्टिसेस और फेस्टिवल्स के लिए यूज किया जाता है। फाइनली हम पहुंचे ताकिन प्रिजर्व, जो कि थिम्पू के मोतीथांग डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है। ताकिन, जिसे 25 नवंबर 2005 में भूटान का नेशनल एनिमल डिक्लेयर किया गया था, उसके लिए ये एरिया एक वाइल्ड लाइफ रिजर्व है। 15वीं सदी में तिब्बतन सेंट ड्रुकपा कुनले, जिनकी बात हमने एपिसोड 3 में भी करी थी, उनसे लोगों ने प्रार्थना करी कि वो उनके लिए कोई जादू करके दिखाएं। सेंट ने हामी भरते हुए कहा कि मैं ऐसा कर तो दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे खाने के लिए एक पूरी गाय और एक पूरी बकरी चाहिए। गाय और बकरी खाने के बाद उन्होंने हड्डियों को एक तरफ रख दिया। फिर अचानक उन्होंने बकरी का सर निकाला और गाय के स्केलेटन से जोड़ दिया और कहा आब्राकाडाब्रा, और मैजिक वर्क कर गया। एक पल में एक जानवर खड़ा हुआ जिसका सर बिल्कुल बकरी की तरह और शरीर बिल्कुल गाय की तरह था। इसको बहुत मजा आ रहा है, जब से मैं इसको गुदगुदी करने लगी हूं ना, ही फील एंजॉयिंग। और उसी जानवर को नाम दिया गया ताकिन। थिम्पू के हाईएस्ट व्यू पॉइंट से वैली का खूबसूरत नजारा देखने के बाद हम चल दिए थांगथांग ननरी। भूटान की ये वन ऑफ अ यूनिक प्लेसेस में से एक है, जहां आप फीमेल मंक्स को ट्रेन होते हुए भी देख सकते हैं। रास्ते में हमने देखा भूटान के किंग का शानदार पैलेस और द सुप्रीम कोर्ट ऑफ भूटान। ये जानकर बहुत खुशी हुई कि एक अच्छी टाउन प्लानिंग के तहत पूरे थिम्पू की घरों की छतों को कलर कोडेड किया गया है।
आगे बढ़ने से पहले हमने देखा थिम्पू का लुगार थिएटर, जो कि भूटान के चंद सिनेमा हॉल्स में से एक है। ये जानकर बेहद खुशी हुई कि भूटान फिल्म इंडस्ट्री एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है और यहाँ की कई फिल्म्स जैसे द मंक एंड द गन ऑस्कर्स के लिए सीरियस कंटेंडर्स भी मानी जाती हैं। राइट नाउ अभी हम लोग हैं तिब्बतन मोमोज कॉर्नर पे और ये भूटान का वन ऑफ द मोस्ट फेमस मोमो सेंटर है। यहाँ से हम लोग मोमोज लेंगे, वेज मोमोज और बीफ मोमोज मिलते हैं। मैं बीफ खाता नहीं हूँ, तो अभी हम लोग वेज मोमोज और बीफ मोमोज यहाँ से लेंगे। बीफ हमारे गाइड के लिए और चिकन कहीं और से लेंगे। ये है भूटान की सेंटिनरी फार्मर्स मार्केट, जहाँ सस्ते दामों पर आपको ऑलमोस्ट सारी सब्जियां मिल जाती हैं। दोपहर का लंच हमने किया कोरोनेशन पार्क में, जिसका निर्माण 2006 में भूटान के नए किंग जिग्मे खिसार नामग्याल वांगचुक को ऑनर करने के लिए बनाया गया था और साथ ही मजा लिया भूटान के नेशनल स्पोर्ट आर्चरी का। वाकई में थिम्पू के लैंडस्केप को देखकर तो मजा आ गया और उससे भी ज्यादा मजा आया यहाँ के मैनुअल ट्रैफिक लाइट सिस्टम को देखने में। मैं कहीं भी जाता हूँ तो फिल्म्स और थिएटर का किसी भी तरह का एक्सपीरियंस लेना बिल्कुल नहीं छोड़ता और इसी चाह में मैंने देखा लुगार थिएटर को थोड़ा और करीब से। रात को भूटान में थिम्पू में एक बहुत ज़रूरी काम करने के बाद अभी हम निकले हैं यहाँ के क्लब्स को एक्सप्लोर करने। वो ज़रूरी काम क्या है वो मैं अभी डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता, मैं ज़रूर बाद में डिस्क्लोज़ करूँगा। बट फ़िलहाल हम निकले हैं यहाँ पे मोजो पार्क जाने के लिए और उसके बाद हम जाएंगे वीवा सिटी। तो लेट्स देखते हैं कि यहाँ के क्लब्स कैसे हैं। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, मुझे प्रज्ञा ने बताया था कि यहाँ पे क्लब्स भी हैं, नाइट लाइफ भी है। ठीक है, और ये है मेरे सामने मोजो पार्क। तो अब हम जाएंगे यहाँ पे नाइट लाइफ एक्सप्लोर करेंगे। Everyone, say hey. I said leaving Thimphu by tomorrow. Yeah. Unfortunately, I don't want to leave Thimphu. Oh my god. के अंधेरे में भूटान इतना हैपनिंग हो सकता है, ये जानकर मुझे न केवल सरप्राइज हुआ बल्कि बहुत खुशी भी हुई। और इसी को सेलिब्रेट करने हम रूम पे ले आए अपने नए दोस्त।
साउथ हम लोग बहुत एजुकेटेड बोलते हैं साउथ में. So I'll remember this night for the rest of my life. That's why, sorry guys, I'm recording it. This All thanks to Soup, Karma, DK and definitely Pragya. सफर के आखिरी दिन में एक इच्छा अभी भी बाकी रह गई थी और वो है दुनिया के एकमात्र कार्बन नेगेटिव कंट्री में साइकिलिंग का लुत्फ उठाना. $1,500 से $2,000 रुपए के बीच में आप भूटान में साइकिलिंग का मजा ले सकते हैं. फ्यूनशिलिंग जाने से पहले हम आए जुंगशी हैंडमेड पेपर फैक्ट्री में. पेपर बनाने की ये फैक्ट्री आज के समय में एक फैमिली रन बिजनेस है जिसकी शुरुआत 1990 में गवर्नमेंट ऑफ भूटान ने करी थी और 1992 में नोरबू तेंजिन को प्राइवेटाइज कर दिया था. पेड़ की छाल को गलाकर पकाने से लेकर उसके पल्प बनने तक और पल्प को कंप्रेस करके पेपर बनने तक के स्टेप्स को हमने बहुत करीब से जाना. आज के समय में ये फैक्ट्री नोरबू तेंजिन के बेटे शेरिंग दोरजी चलाते हैं. ढेर सारी यादों के पिटारे के साथ हम चल दिए थिम्पू से वापस फ्यूनशिलिंग की तरफ. तो आखिर क्या जाना हमने इस सफर में? क्यों है भूटान दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में से एक? Main thing, the true value to happiness, I would say it in a very short way, easy to understand. Don't be materialistic. Spend more time with your families, and in that way, you'll truly find happiness. अपने अनुभव से मैंने महसूस किया कि जिस सवाल का जवाब मैं ढूंढ रहा था दरअसल वो सवाल ही थोड़ा गलत है. यहाँ के लोग खुश नहीं बल्कि आनंदित हैं. और खुशी और आनंद में उतना ही फर्क होता है जितना कि हैप्पीनेस और जॉय में. खुशी किसी परिणाम के बाध्य होती है और आनंद उसकी प्रक्रिया के बाध्य होता है. अमूमन परिणाम हमारे हाथ में नहीं होता लेकिन प्रक्रिया वो हमसे कोई नहीं छीन सकता. इसलिए ये जानने से पहले कि अपने देश को खुशहाल कैसे बनाया जाए ये समझना बहुत जरूरी है कि हमें खुश रहना है या आनंदित. इसी के साथ हम लेंगे अलविदा और मिलेंगे आपसे एक नए शहर में एक नए सफर के साथ. तब तक आप देखते रहिए फ्लेवर्स ऑफ प्रज्ञा.